welcome back to your channel Career in Commerce. I hope you all are doing amazingly great. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस में होने वाले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैजिक को आप मिस ना करें और आप उसे विटनेस कर सकें। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1 के सारे ही कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं और मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम्पल्स के साथ सारे ही कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश की है। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं और आप सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप इसे जरूर जाकर देखिए। आज हम चैप्टर 1 के सारे ही कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं और उसे ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं ताकि वो सारे ही कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में फिट हो जाएं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कॉमर्स आया कहां से, कॉमर्स की हिस्ट्री क्या है। द फॉर्म ऑफ कॉमर्स व्हिच वी सी टुडे हैज नेवर बीन लाइक दिस। टुडे कॉमर्स इज ऑन इट्स क्लाइमेक्स. Commerce has had to cover a long journey before reaching on its climax. Before we know its long journey, it is important to understand what commerce is. हर बिजनेस की दो साइड्स होती हैं, एक होती है प्रोडक्शन साइड और दूसरी होती है हमारी कंजम्पशन साइड, जिसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। एक होता है हमारा प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और एक होता है हमारा प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ओके, तो कॉमर्स क्या करता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो चीजें होती हैं वो एक जगह पर बनती हैं पर उसका जो कंजम्पशन होता है वो किसी एक अदर प्लेस पर होता है। पीओपी मींस प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, पीओसी मींस प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो जो हमारे गुड्स होते हैं वो एक जगह पर उसका प्रोडक्शन होता है लेकिन उसका कंजम्पशन किसी दूसरे प्लेस पर होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट द सेम प्लेस वेयर दे आर कंज्यूम्ड। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम गुड्स का प्रोडक्शन उसी सेम प्लेस पे करें जहां पे उसका कंजम्पशन होता हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो कॉमर्स ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कॉमर्स क्या करता है, ये यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है ना, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है ना, वो कॉमर्स की वजह से कवर हुआ। और साथ में प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक बहुत सारी रुकावटें और मुश्किलें फेस करनी पड़ती है, कॉमर्स उनको भी रिमूव करने का काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉमर्स का क्या मतलब होता है, जो गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाता है और साथ में ही जो भी हर्डल्स और रुकावटें आती हैं इसको करने में, उसको भी कॉमर्स क्या करता है, रिमूव करता है। आज से बहुत साल पहले पैसे नहीं चलते थे, मनी नहीं होती थी, तो फिर हम कैसे करते थे एक्सचेंज। उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में हम क्या करते थे, एक गुड्स को दूसरे गुड्स से ही एक्सचेंज कर लेते थे क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे, तो हम चीजों के बदले दूसरी चीज के साथ एक्सचेंज करके ट्रेड को करते थे। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे थे। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट है और आपको भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, पर ये तो जरूरी नहीं है ना कि जो रिक्वायरमेंट मुझे है वो आपके पास हो और जो आपको रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास हो, तो फिर हम एक्सचेंज करेंगे कैसे। तो इसमें एक ये वाली इशू क्रिएट होता था कि लाइक हम गुड्स और गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मुझे चाहिए वो आपके पास हो और जो आपको चाहिए वो मेरे पास हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर धीरे धीरे राजाओं ने, महाराजाओं ने सिक्के चलाए और ये जो सिक्के होते थे वो या तो सिल्वर के, गोल्ड के या फिर किसी अदर मेटल के होते थे। तो इसी तरह से धीरे धीरे क्या हो गया, मनी का इवोल्यूशन हो गया। और जब मनी का इवोल्यूशन हो गया तो हमारे इंडिया में इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम आ गया। इंडिजिनस बैंकर कोई इंडिविजुअल होते थे या फिर कोई प्राइवेट फर्म होती थी जो क्या करते थे, जो लोगों से पैसों को डिपॉजिट करते थे या फिर उन्हें पैसों को लेंड करने का भी काम करते थे। ये साहूकारों जैसे ही होते थे, लेकिन इनके पास एक खास तरह की सुविधा होती थी कि अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा है तो वो एक्स्ट्रा पैसा मैं इनके पास जमा करा सकती हूँ और अगर मुझे कभी पैसे की जरूरत होती थी तो मैं इनसे पैसा लोन भी ले सकती हूँ। तो एक तरीके से ये बैंक की तरह ही काम करते थे। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम थी
ये क्या करते थे, जब आप अपने पैसे को डिपॉजिट करवाने जाएंगे तो उस पे ये बहुत ही ज्यादा कम इंटरेस्ट देते थे, लेकिन जब आप इनसे पैसे लोन लेने के लिए जाएंगे तो ये उस पे कुछ ज्यादा ही हाई रेट पे इंटरेस्ट को चार्ज करते थे। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि इतना ज्यादा हाई रेट को चार्ज करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। फिर धीरे धीरे इंटरमीडियरीज आ गए, जिसकी वजह से बिजनेस करना और भी आसान हो गया। इंटरमीडियरीज मतलब ऐसे मिडिलमैन जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से गुड्स को प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे जो एजेंट्स होते हैं या फिर कह सकते हैं ब्रोकर होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स को लेते हैं, फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो होलसेलर को देता है, और होलसेलर जो है वो रिटेलर को देता है, और फिर रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को देता है। तो इस तरह से इंटरमीडियरीज के आने की वजह से हमारा बिजनेस करना बहुत ही सिंपल और इजी हो गया। फिर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए, जिसकी वजह से बिजनेस को करना और भी ज्यादा आसान हो गया। तो हम ये सारी लॉन्ग जर्नी को कवर करके आज कॉमर्स अपने क्लाइमेक्स पर आ चुका है। तो ये थी हमारी कॉमर्स की हिस्ट्री। इस तरह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अब आगे का क्या वो हम पढ़ लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की कुछ नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं और डिमांड्स होती हैं। तो ह्यूमन बीइंग की नीड्स, वांट्स और डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं हम ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग मनी, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन रिटर्न हमारी इनकम होती है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन रिटर्न हमारी कोई इनकम नहीं होती है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई डॉक्टर क्लिनिक में अपने पेशेंट को ट्रीट करता है तो उसके लिए कोई वो फी चार्ज करता है, मतलब उसकी कोई इनकम हो रही है, तो वो उसके लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर वही डॉक्टर अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करता है घर पे, तो वो उसके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके बदले वो उससे कोई फी चार्ज नहीं करता है और इन रिटर्न उसकी कोई इनकम भी नहीं होती है। हमारा पहला डिफरेंस है मीनिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम जो भी प्रोडक्शन और कंजम्पशन करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, वो हम मॉनेटरी गेन के लिए करते हैं। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो हम खुद अपनी मर्जी से खुशी से करते हैं और उसके लिए हमें कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता। सेकेंड डिफरेंस है हमारा मोटिव। इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के पीछे का मोटिव होता है पैसे कमाना, अर्न मनी। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए करते हैं। थर्ड डिफरेंस इज मनी मेजरमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर किया जा सकता है मॉनेटरी टर्म्स में, क्योंकि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ इनकम होती है हमारी, हम कुछ अर्न करते हैं, इसलिए हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्योंकि कोई इनकम ही नहीं होती, हमें सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मिलती है, जिसको कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता। हमारा फोर्थ डिफरेंस है कि इसका रिजल्ट क्या आता है फाइनली। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमारी वेल्थ क्रिएट होती है, हमारी असेट्स बनती हैं, क्योंकि हम इसमें इनकम कमा रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारे को सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मिलता है। लास्ट पॉइंट हमारा डिफरेंस का है नेशनल इनकम। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारी इनकम होती है, हम अर्न करते हैं, तो हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ती है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम कुछ अर्न नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारी नेशनल इनकम पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की थ्री टाइप्स होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें लोग रेगुलरली इंगेज होते हैं एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। हम फीचर्स ऑफ बिजनेस को भी देख लेते हैं। फर्स्ट फीचर हमारा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि कोई भी ऐसा काम जिसके बदले आपकी इनकम नहीं हो रही है उसे हम बिजनेस कह ही नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस का पहला फीचर ही ये कहता है कि बिजनेस होने के लिए पहले वो कौन सी एक्टिविटी होना जरूरी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड फीचर है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं।
प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। आप बिजनेस को दो ही तरीकों से कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन करके या फिर उसका प्रोक्योरमेंट करके। प्रोडक्शन में आप खुद ही उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे और प्रोक्योरमेंट में आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, लेकिन जो पर्सन उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का काम कर रहा है, आप वो गुड्स उससे परचेज करेंगे और फिर मार्केट में सेल करने का काम करेंगे। रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। कोई भी बिजनेस तभी कहलाएगा जब आप उसे रेगुलर बेसिस पर करें। कोई भी काम जब आपने एक दिन या 2 दिन कर लिया तो हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे, वो काम आपको रेगुलर करना होगा, तभी आप उसे बिजनेस कह सकते हैं। देन प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का जो मोटिव होता है क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। एलिमेंट ऑफ रिस्क। जैसे हमारी लाइफ में अप्स और डाउन्स होते हैं, वैसे ही बिजनेस में भी प्रॉफिट और लॉस होता है, क्योंकि बिजनेस बहुत ही अनसर्टेन होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा ही बना रहता है। प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है। कोई भी आम इंसान इस काम को नहीं कर सकता। जो स्किलफुल है या जिसने कोई पर्टिकुलर कोर्सेज किए हैं वही इस काम को कर सकता है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स। अब हम प्रोफेशन के फीचर्स को भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए आपके पास स्पेशल नॉलेज और स्किल्स का होना जरूरी है, इसलिए कोई ऑर्डिनरी मैन जो है वो प्रोफेशनल नहीं बन सकता, उसके पास क्या होनी चाहिए? स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए। देन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। हर कोई प्रोफेशन में एंट्री नहीं ले सकता। ऐसे लोग जिनके पास पर्टिकुलर डिग्री हो या कोई उन्होंने एग्जाम पास किया हो, वही लोग एंट्री ले सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें आपके पास पर्टिकुलर डिग्री, लाइक आपके पास अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद आपको ट्रेनिंग करना भी जरूरी होता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जिसकी मेंबरशिप लेना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि यही हमें क्या करती है? प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। देन सर्विस मोटिव। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होता था, तो ऐसे ही प्रोफेशन का जो मोटिव होता है वो सोसाइटी को सर्व करना, मतलब उसे सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। देन कोड ऑफ कंडक्ट। हर जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है ना, वो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्यूनरेशन, जिसमें हम दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले हमें रेम्यूनरेशन मिलता है। जैसे कि मैनेजर्स, क्लर्क्स, या फिर जैसे कोई डॉक्टर है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी में आएगा? एम्प्लॉयमेंट में आएगा। एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज सर्विस टू अदर्स। एम्प्लॉयमेंट में हम जो भी काम करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं और उसके बदले हमें रेम्यूनरेशन मिलता है। देन अग्रीमेंट। हमारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। देन सर्वेंट। एम्प्लॉयर के लिए जो उसका एम्प्लॉय होता है वो एक सर्वेंट होता है। सर्वेंट मतलब कि लाइक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। नो नीड ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय को किसी तरह का कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो काम तो उसका एम्प्लॉयर करता है। नो रिस्क। एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉय के लिए कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ जो भी काम है वो एम्प्लॉय को तो करना नहीं है, सारा का सारा काम एम्प्लॉयर करता है। उसे तो बस जाके काम करना है और उसके बदले उसे सैलरी मिलती है, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता है। अगर आप इन सारे ही कॉन्सेप्ट्स को सेपरेटली डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे जरूर जाकर देखिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, उसके बाद हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए आपके पास प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप होनी चाहिए और प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जैसे अगर कोई सीए है तो वो ICAI मींस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए और उसके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपके पास जॉब को शुरू करने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए या फिर कोई सर्विस अग्रीमेंट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमारे डिफरेंस का है नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस के अंदर हम क्या काम करते हैं? बिजनेस के अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल या परचेज करने का काम करते हैं।
प्रोफेशन के अंदर हम क्या काम करते हैं? प्रोफेशन के अंदर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले हमें प्रोफेशनल फ़ी मिलती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम क्या काम करते हैं? एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्क को परफॉर्म करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे डिफरेंस का है क्वालिफिकेशन। बिजनेस के अंदर कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने डिसाइड किया है तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन, लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तभी बिज़नेस कर सकते हैं। आपके पास बिज़नेस आइडियाज़ होने चाहिए तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन के अंदर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर है तो उसके पास MBBS की डिग्री होनी ही चाहिए, तभी वो डॉक्टर बन सकता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप जिस भी जॉब में हैं उस अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा डिफरेंस का है रिवॉर्ड और रिटर्न। बिजनेस के अंदर क्या होता है हमारा रिवॉर्ड? बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ही हमारा रिवॉर्ड होता है। प्रोफेशन के अंदर जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बदले हमें क्या मिलती है? उसके बदले हमें प्रोफेशनल फ़ी मिलती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम करने के बदले हमें सैलरी मिलती है या फिर वेजेस मिलते हैं। अब हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये हमारा गोल है और इस गोल पे हमें जाना है, तो उसे ही हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसमें हम अलग अलग तरीकों से पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, और सोशल ऑब्जेक्टिव होता है जिसके अंदर हम सोसाइटी के लिए जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है वो भी तो एक सोसाइटी का पार्ट होता है और जो उसका बिजनेस होता है वो भी सोसाइटी का पार्ट होता है। तो सोसाइटी के प्रति बिजनेसमैन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो निभाता है वही हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम एम्प्लॉयज की वेल बीइंग का ध्यान रखते हैं। तो वन बाय वन समझते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट हमारा है प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट को अर्न करना ही किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। देन क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, जितने ज्यादा कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। देन इनोवेशन, मार्केट में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और फैशन चेंज होता रहता है, लोगों का जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, वो चेंज होती रहती हैं। तो इनोवेशन का मतलब होता है टू डू समथिंग न्यू, मतलब नई टेक्नोलॉजी आई है तो उस हिसाब से आप भी अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव कीजिए, कुछ नया लेकर आइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, मतलब हमें जो भी गुड्स प्रोवाइड करनी है सोसाइटी को वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, लेकिन वो रीजनेबल प्राइस पर होनी चाहिए। देन सेकेंड वन इज कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब हमें अपने समाज को, हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करनी चाहिए, जैसे कोई स्कूल बनवा दिया, कोई कॉलेज बनवा दिया या फिर कोई डिस्पेंसरी खुलवाना, तो ये सब काम करना है। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उनको आपको कैसा रिटर्न देना है? फेयर रिटर्न देना है। देन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस का काम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या जनरेट करे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, क्योंकि जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उतना ही ज्यादा लोगों को काम मिलेगा और उनका वेलफेयर होगा। देन अब बात करते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव की। फर्स्ट ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है गुड वर्किंग कंडीशन, मतलब जो भी एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं आपको उन्हें कैसी वर्किंग कंडीशन देनी है? अच्छी वर्किंग कंडीशन, क्योंकि अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी तभी वो अपना काम भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। देन सेकेंड वन इज पर्सनल ग्रोथ, आपको एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी है कि वो क्या कर सके? अपनी भी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके। देन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होना चाहिए, जो भी हमारे कंपनी में डिसीजंस होते हैं ना, वो क्या होने चाहिए? एम्प्लॉय के सजेशंस के ऊपर भी बेस्ड होनी चाहिए, मतलब लाइक उसके सजेशन को भी हमें इंपॉर्टेंस देनी है, तभी जो मैनेजमेंट होगा वो कैसा होगा? पार्टिसिपेटिव होगा। How profit is important for business? It is required for long survival. It is important for the rapid growth in business. It is required for increasing efficiency and also for building prestige and recognition in society. And profit plays important role in earning more profit.
बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक होता है हमारा इंडस्ट्री और दूसरा होता है हमारा कॉमर्स। जो भी एक्टिविटीज प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं वो तो हमारी इंडस्ट्री में आती हैं, और जो भी एक्टिविटीज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है वो हमारी कॉमर्स में आती है। लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री होती है उसकी भी टाइप्स होती हैं। इंडस्ट्री की 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल का यूज करके फिनिश गुड्स तैयार करती है। और टर्शरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, और उसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि ये सर्विसेज प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो इसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है, तो सॉइल में हम कॉटन लगा रहे हैं तो वो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। और जब उसी कॉटन का यूज करके हम कॉटन के कपड़े बना रहे हैं तो वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा। और जब उसी कॉटन के कपड़े को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो वो हमारा टर्शरी इंडस्ट्री में आएगा। प्राइमरी इंडस्ट्री की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री और दूसरी होती है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में हम प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाने का काम करते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग जिसमें हम मुर्गियों को पालते हैं, एनिमल हस्बेंड्री जिसमें हम एनिमल्स को पालते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीन्स समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, जैसे कि माइनिंग। माइनिंग में क्या होता है, हम माइंस में से क्या करते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। हमारी जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी होती है हमारी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें हम एक प्रोसेस के थ्रू रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि शुगर केन से शुगर बनाना, बैम्बू से पेपर बनाना। और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है, जिसमें हम कुछ बिल्ड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि ब्रिजेस हो गया, डैम्स हो गया। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरी होती है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तीसरी होती है हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री और फोर्थ वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। बारी बारी से समझते हैं क्या मतलब होता है इसका। जो एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, एक चीज में से बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करने का काम करती है। जैसे हमारे पास क्रूड ऑयल है तो क्रूड ऑयल में से हम पेट्रोल को, डीजल को प्रोड्यूस करते हैं। देन जो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है वो रॉ मटेरियल्स को अलग अलग प्रोसेस से पास करवा के एक फाइनल फिनिश गुड्स या यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो तैयार करती है, जैसे शुगर केन से शुगर को मैन्युफैक्चर करना। देन आती है हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो बहुत सारी चीजों को मिक्स करके एक यूजफुल प्रोडक्ट को तैयार करती है, जैसे कि सीमेंट। सीमेंट बनाने के लिए हम उसमें काफी कुछ मिक्स करते हैं, जैसे कोल हो गया, जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, उसमें ये सब मिक्स किया जाता है, तब जाके सीमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर होता है। असेंबलिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स को एक साथ असेंबल करते हैं और उससे एक यूजफुल प्रोडक्ट तैयार होता है। लाइक सीपीयू हो गया, स्टोरेज हो गया, मदरबोर्ड हो गया, तो इन सबको एक साथ असेंबल करके एक यूजफुल प्रोडक्ट तैयार होता है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। देन हमारी टर्शरी इंडस्ट्री होती है जिसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। बिजनेस में जो भी रुकावटें आ रही होती हैं, जो भी हिंड्रेंसेस आते हैं, ये उसको रिमूव करती है। जैसे कि हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। बैंकिंग से हम जो पैसों से रिलेटेड जो भी दिक्कत होती है वो रिमूव हो जाती है। इंश्योरेंस से हम रिस्क को कम कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। और वेयर हाउसिंग के थ्रू हम गुड्स को स्टोर कर सकते हैं। तो ये बिजनेस में जो भी हिंड्रेंसेस आते हैं, टर्शरी इंडस्ट्री उसको रिमूव करने का काम करती है। अब हम कॉमर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो भी एक्टिविटीज प्रोडक्शन से रिलेटेड होती थी वो हमारी इंडस्ट्री में आती थी, लेकिन जो भी एक्टिविटीज परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है वो हमारी कॉमर्स में आती है। कॉमर्स जो है वो गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने का काम करता है। और
प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक जो भी रुकावटें और हिंड्रेंसेस आती हैं, कॉमर्स उनको भी रिमूव करता है। कॉमर्स जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, उसकी दो ब्रांचेस होती हैं। एक होता है हमारा ट्रेड और दूसरा होता है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है परचेज एंड सेल, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट, उसे हम ट्रेड बोलते हैं। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब होता है जो ट्रेड को करने में हेल्प करता है, जो सारे हिंड्रेंसेस को रिमूव करता है, उसी को कहते हैं हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड को भी हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा होम ट्रेड और दूसरा होता है हमारा फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब होता है जब हम बाइंग और सेलिंग की जो एक्टिविटीज होती है वो अपनी कंट्री में परफॉर्म करते हैं, उसे हम होम ट्रेड बोलते हैं। फॉरेन ट्रेड वो होता है जिसमें हम बाइंग और सेलिंग जो है वो आउटसाइड द कंट्री करते हैं। लेकिन जो हमारा होम ट्रेड होता है वो भी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है। एक होता है हमारा होलसेल ट्रेड और दूसरा होता है हमारा रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो होलसेलर होता है वो लार्ज क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चरर से सामान को खरीदता है और उसे रिटेलर को सेल कर देता है। फिर जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर को वो सामान सेल कर देता है। तो होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है लार्ज क्वांटिटीज में और उसे रिटेलर को सेल कर देता है। और रिटेलर क्या करता है? होलसेलर से सामान को परचेज करता है और कंज्यूमर को सामान सेल कर देता है। इसी को हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। हमारा जो फॉरेन ट्रेड होता है उसकी भी थ्री टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम किसी दूसरी कंट्री से सामान को क्या करते हैं? परचेज करते हैं, उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम किसी दूसरी कंट्री को सामान सेल करते हैं तो उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। और एंट्री पोर्ट का मतलब होता है जब हम किसी दूसरी कंट्री से सामान को परचेज करते हैं और किसी तीसरी कंट्री को वो सामान हम सेल कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं एंट्री पोर्ट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो होता है वो हिंड्रेंसेस और जो हर्डल्स होती हैं उनको रिमूव करता है। तो सबसे पहला हमारा है मिडिलमैन। मिडिलमैन जो है वो गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने का काम करता है, तो इसलिए वो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को रिमूव करता है। देन सेकंड वन इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो है वो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करता है, क्योंकि जो चीजें होती हैं वो एक जगह पे उसका प्रोडक्शन होता है लेकिन उसका कंजम्पशन लगभग सारी जगह पर ही होता है। तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। बैंकिंग के थ्रू बिजनेस की फाइनेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो रिमूव हो जाती है, क्योंकि जो बैंक होता है वो लोन या फिर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा पॉइंट है इंश्योरेंस। जैसा कि हमें पता है कि बिजनेस में हमेशा ही रिस्क रहता है, जैसे कि गुड्स हमारे डैमेज हो गए या फिर गुड्स चोरी हो गए, तो इन सारे रिस्क से बचने के लिए इंश्योरेंस जो है वो हमारी बहुत हेल्प करता है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेयर हाउसिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि गुड्स का प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर टाइम में होता है लेकिन उसका कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर होता है, तो ऐसे में गुड्स को स्टोर करके रखना बहुत जरूरी है। तो वेयर हाउसिंग जो है वो हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करता है। देन आता है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं कि इसका प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, यूजर्स क्या है। सबसे पहला हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मीनिंग। इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्शन, रिप्रोडक्शन, कन्वर्जन, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन होता है यूजफुल प्रोडक्ट्स का। जैसे इंडस्ट्री का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी एक्टिविटीज प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है वो इंडस्ट्री में आती है। देन कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स और सर्विसेज का। तो जो गुड्स हम इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, कॉमर्स में हम उन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। और ट्रेड का मतलब होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम गुड्स को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है स्कोप। इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज जो रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती है वो इंडस्ट्री में आती है। इट इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री, इसलिए इंडस्ट्री का स्कोप वाइड होता है। कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इंक्लूड होता है।
ट्रेड मतलब परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब जो ट्रेड को करने में हमारी हेल्प करता है। इसलिए कॉमर्स का स्कोप भी वाइड होता है। ट्रेड में होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड इंक्लूड होता है, जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। लेकिन ट्रेड का जो स्कोप होता है वो नैरो होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कैपिटल। जनरली इंडस्ट्री में कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इंडस्ट्री में गुड्स का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है। कोई 5 या 6 गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए जाते, एक साथ हजारों लाखों क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इसलिए इंडस्ट्री में कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। कॉमर्स में इंडस्ट्री के कंपैरेटिवली कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ पर जो गुड्स इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो गए हैं उन गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ट्रेड में भी इंडस्ट्री के कंपेयर में कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें परचेज और सेल होता है गुड्स का, और डिपेंड करता है कि ट्रेड का नेचर क्या है। अगर स्मॉल स्केल पर ट्रेड करते हैं तो कम कैपिटल की जरूरत होती है, और अगर लार्ज स्केल पर ट्रेड करते हैं तो थोड़े ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अब हम बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ लेते हैं। रिस्क जो होता है वो बिजनेस का चीफ फीचर होता है, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जिसमें रिस्क नहीं होता है। तो ये जो चांस है ना लॉस होने का, उसी को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। तो बिजनेस रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस। बिजनेस रिस्क की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क और दूसरा होता है हमारा प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क ऐसा रिस्क होता है जिसमें या तो हमें प्रॉफिट होता है या फिर हमें लॉस होता है। लेकिन प्योर रिस्क जो होता है वो ऐसा रिस्क होता है जिसमें या तो हमें लॉस होता है या फिर कुछ भी नहीं होता। लेकिन प्योर रिस्क में ऐसी कंडीशन होती है कि आपको प्रॉफिट किसी भी हाल में नहीं हो सकता। जैसे स्पेकुलेटिव रिस्क में जो एग्जांपल हो सकता है वो होता है हमारा डिमांड फ्लक्चुएशन। जैसे मार्केट में जो है वो डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है। तो जैसे मैंने मान लीजिए सिल्क की साड़ियों का मेरा बिजनेस है, तो मार्केट में सिल्क की साड़ियों की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से मेरी सिल्क की साड़ियों का जो सेल है वो इंक्रीज हो गई है, और सेल इंक्रीज होने की वजह से मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। प्योर रिस्क में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फायर। जैसे मेरी कंपनी में आग लग गई तो हो सकता है कि मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो, या फिर हो सकता है कि मैंने टाइम से फायर ब्रिगेड को बुला लिया हो जिसकी वजह से मुझे कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या प्रॉफिट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। अब हम बिजनेस रिस्क के नेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर जो होता है वो काफी ज्यादा अनसर्टेन होता है, हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही बिजनेस को भी हम उतना ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी अनसर्टेनिटीज होती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि वो फ्यूचर में होने वाली हैं। जैसे अचानक से अर्थक्वेक आ गया तो क्या हमें बताकर आएगा कि हाँ मैं आने वाला हूँ? ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो इन सारी अनसर्टेनिटीज की वजह से क्या होता है, हमारा लॉस होने का जो है वो रिस्क बढ़ जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क इज अनअवॉइडेबल। आप चाहे कोई सा भी बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिए, आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि आपको इस बिजनेस में प्रॉफिट ही होगा। आपको कभी भी लॉस हो सकता है, आपके लिए कभी भी रिस्क क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज बिजनेस में होती हैं वो फ्यूचर के ऊपर बेस्ड होती हैं, और हमें क्या पता फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। हम रिस्क को सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन उसे अवॉइड नहीं कर सकते। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ रिस्क वेराइज विद द साइज ऑफ बिजनेस। जो रिस्क होता है वो बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उसे उतना ही ज्यादा रिस्क होगा, और जितना छोटा बिजनेस होगा तो रिस्क भी उसमें कम होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। जो रिस्क है वो बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम डेली यूज वाली चीजों का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें रिस्क हमें कम होगा, लेकिन अगर हम फैशन से जुड़ी किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क। मतलब जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे, प्रॉफिट होने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। हायर द रिस्क, हायर विल बी द प्रॉफिट। अब हम बिजनेस रिस्क के कॉजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। बिजनेस रिस्क का पहला कॉज जो होता है वो होता है हमारा नेचुरल कॉज।
नेचुरल कॉज का मतलब हुआ जो नेचर से रिलेटेड होता है और जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम उसे रोक ही नहीं सकते। जैसे नेचुरल कॉज में जैसे अर्थक्वेक हो गया, हैवी रेन हो गया, फ्लड हो गया, तो मतलब इन सब चीजों पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन इन सब की वजह से हमारे बिजनेस में जो लॉस होने का रिस्क है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट इज ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज ऐसे कॉजेज होते हैं जिसमें ह्यूमन की वजह से लॉस होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, जैसे कि केयरलेसनेस। ह्यूमन की केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से बिजनेस में जो है वो लॉस का रिस्क बढ़ जाता है। या फिर कई बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो डिसऑनेस्ट होते हैं और उनकी डिसऑनेस्टी की वजह से भी रिस्क जो है वो क्रिएट होता है। देन कई बार एम्प्लॉयज जो है वो डिमांड्स पूरी ना होने पर स्ट्राइक कर देते हैं, जिसकी वजह से लॉस जो है वो बिजनेस में बढ़ जाता है। हमारा नेक्स्ट कॉज है इकोनॉमिक कॉज। मार्केट में जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं और उसकी वजह से जो हमारे लिए रिस्क क्रिएट होता है उसी को हम इकोनॉमिक कॉजेज बोलते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज में हमारा जैसे फैशन में चेंज आ गया, तो फैशन में चेंज आने की वजह से क्या होता है, हमारा जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। जैसे प्राइस में चेंज आने की वजह से भी क्या हो गया, लॉस जो है वो बढ़ गया। जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट था वो पहले ज्यादा प्राइस पर बिक रहा था, लेकिन अब प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम हो गया, जिसकी वजह से मुझे क्या होगा, लॉस होगा। देन कंपटीशन की वजह से भी कई बार क्या होता है, हमें इकोनॉमिक जो है वो रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि कंपटीशन में और भी ज्यादा जब कंपीटिंग फर्म्स मार्केट में आ जाती हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे लिए लॉस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। देन हमारा लास्ट है अदर कॉजेज। जो भी फैक्टर्स हमारे नेचुरल, इकोनॉमिक और ह्यूमन कॉजेज में कवर नहीं होते वही हमारे अदर कॉजेज में आते हैं। अदर कॉजेज में हमारा आता है मैकेनिकल फेलियर्स, जैसे हमारी कोई मशीन है जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो डिफेक्टिव हो गई, तो इस मशीन से काम करने से हमारे लिए लॉस होने का रिस्क बढ़ जाता है। देन कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, जैसे कई बार पॉलिटिकल पार्टीज ये मतलब अनाउंस कर देती हैं कि आज भारत बंद है, तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है, हम काम नहीं कर पाते, हमारी कोई अर्निंग नहीं होती और हमारा जो लॉस होने का रिस्क है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आज की क्लास में हमने चैप्टर 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे ढंग से समझ लिया है, जिसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को हमने मिनिमम टाइम में कवर किया है। आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जो लगता है कि मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप उस कॉन्सेप्ट का डिटेल वीडियो जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क एनी डाउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मोर वीडियोस टू हैव कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड डीप नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हरे कृष्णा।